काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद, अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। हिंदू पक्ष की ओर से मथुरा, काशी, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे विषयों पर अधिवक्ता के रूप में लड़ाई लड़ने वाले विष्णु शंकर जैन आज महादेवगढ़ पहुंचे। उनके साथ महादेवगढ़ से जुड़े अशोक पालीवाल, अभय जैन, सुनील जैन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। विष्णु जैन अयोध्या मामलों के वकील हरिशंकर जैन के सुपुत्र हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के भी मंदिरों के विषय में इसी तरह की लड़ाई लड़ने की बात कही है। तो उसमें मूल विषय यह है कि जो हमने अपने बाल्यकाल से हमेशा इस नारों के बीच में जन्म लिया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। आज वो पल हम सबके बड़ा निकट है जब 14 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उस पल के हम सब लोग साक्षी होने वाले हैं। ऐसे क्षण में जब राम मंदिर का फैसला आ चुका है तो सारे राम भक्तों के साथ रह के रामनवमी को एक साथ मनाने का जो काम था वो हम सब लोगों ने किया और साथ ही साथ आगे जो हमारे मंदिर हैं जो इस समय इस्लामिक आक्रांताओं के कब्ज़े में हैं उन सबको मुक्त कराने के लिए माननीय पालीवाल जी से बहुत डिटेल्ड रूप से हमारी चर्चा हुई। 2 ऐसे कानून हैं जिस पे पालीवाल जी और हमने अपनी बहुत चिंता व्यक्त की और स्पेशली पालीवाल जी का उसमें काफ़ी चिंता भी थी, जैसे है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट 1995। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हम सब जानते हैं कि 5 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है और हम सबकी यही योजना है, यही मनोकामना है कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि ये ऐसा काला कानून है जो हिंदुओं को कोर्ट जाने का रास्ता बंद करता है। नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को पारित किया था और इस कानून के जो प्रावधान है वो बहुत ही ड्रैकोनियन है, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज कोर्ट जा सकता है, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हिंदू समाज को कोर्ट जाने के लिए उनके दरवाजे बंद किए गए। इस कानून को हमने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और आगामी 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और जानकारी मिली है, ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जिनको मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो उसका अगर हमें प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे हैं हम और उसकी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। जैसे ही हमें यथोचित तथ्य मिल जाते हैं, उसके सारी एविडेंसेस कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे मौका मुआयने की जो पोजीशन हो, तो उस पर भी लीगल कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी माननीय पालीवाल जी से बहुत डिटेल्ड रूप से चर्चा हुई इस बारे में। बुरहानपुर के अंदर जो जामा मस्जिद है, 2008 में वहाँ पे दंगे हुए थे और वहाँ करीब 15 से 16 ऐसी दुकानें हैं जो हिंदू समाज की और सिंधी समाज के लोगों की थी, जिनको जला दिया गया और आज भी 15 साल बाद भी उनको उनकी दुकानों पे वापस स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका भी इस विषय पे भी काफ़ी गंभीर रूप से चर्चा हुई और ये सहमति बनी है कि अगर वो जितने लोग अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो अपने प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उनके लिए भी लीगल कार्रवाई यथोचित हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे लड़ी जाए। टारगेट किलिंग कश्मीर में जारी है और वहाँ उनके लिए भी अभी तक कोई प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, कहीं जिस तरह की बातें आ रही थी कि उनके लिए व्यवस्था होगी। देखिए, जो कश्मीर का विषय है, मैं इसलिए मुखर होता हूँ क्योंकि जो कश्मीर का विषय है वो सिर्फ कश्मीर का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय बन चुका है और देश में हम लोग ऐसे बहुत स्थान देख रहे हैं जो इस समय कश्मीर बन चुके हैं। वहाँ से हिंदुओं का या तो पलायन हो रहा है, वहाँ पे या तो संपत्ति खरीदी जा रही है और वहाँ पे हम कभी वापस जा नहीं सकते हैं। तो ये जो समस्या उभर के आई है, मुझे लगता है इस समस्या का एक ही निराकरण है, एक ही समाधान है कि हम सारे सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर न्याय मांगना पड़ेगा, चाहे सरकार के सामने, चाहे कोर्ट के सामने। हम सब जानते हैं कि चाहे पनून कश्मीर हो, चाहे रूट्स इन कश्मीर हो, इन सब लोगों ने, सारे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका की थी कि जो वहाँ पे नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उसका संज्ञान लिया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए, पर उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो सबसे पहली मूलभूत लड़ाई अगर आपको कश्मीरी पंडितों के लिए और रेस्टोरेशन के लड़नी है तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो 1992 में हुआ वो जेनोसाइड था, जो 1989 में हुआ वो नरसंहार था, जेनोसाइड था और तभी उन लोगों को न्याय मिल सकता है, तभी वो लोग वापस जा सकते हैं। आज तक इस देश ने इतने सालों में माना ही नहीं कि वो जेनोसाइड है, वो नरसंहार है। ये तो विवेक अग्निहोत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने एक पिक्चर बनाई और लोगों के अंदर इतनी जागृति आई।
नहीं तो बहुत से लोगों तो आज भी लीगल पर्सपेक्टिव से मैं बात रख रहा हूँ, लीगल पर्सपेक्टिव से आज तक इस देश की एक भी न्यायालय ने उसको जेनोसाइड और नरसंहार घोषित नहीं किया। नैरेटिव गढ़ा गया ताजमहल को लेकर 2015 में मैंने आगरा की सिविल अदालत में मुकदमा डाला था, 12 अप्रैल को उसकी अगली सुनवाई है। और जो लोग कहते थे मुमताज़ महल और शाहजहां ने उनके प्यार की निशानी है, ये बुरहानपुर आपके बहुत पास ही है। हम सब जानते हैं कि बुरहानपुर में मुमताज़ महल को दफन किया गया था। तो ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, गलत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि ताजमहल शाहजहां से भी पहले का है। ताजमहल की कार्बन डेटिंग हो चुकी थी, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने की थी और उसने ये साइंटिस्ट रिपोर्ट दी है कि ताजमहल शाहजहां से भी 300 साल पहले का है। और जो राजा जय सिंह से ताजमहल को एक्सचेंज में लिया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हम कोर्ट के सामने लगा चुके हैं। हाँ, कि भगवान रामलला संविधान की ओरिजिनल पृष्ठों पे विराजमान है, हमारे आराध्य हैं, इनके दर्शन करना हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। और 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी का ऐतिहासिक फैसला आया और उन्होंने वहाँ पे भगवान रामलला को तंबू में, टेंट में विराजमान किया। लोगों की जन भावनाएं जो 6 दिसंबर 1992 के बाद डूब गई थी, मोराइल गिर गया था, केसेस दर्ज हो रहे थे, हमारे खिलाफ सरकारें थी, वहाँ पे वापस उस एक्सट्रीम परिस्थितियों में रामलला को विराजमान करने का काम किया, जिसकी वजह से आज इस 9 नवंबर 2019 को हम श्री राम मंदिर का ये फैसला देख पा रहे हैं। तो ये संस्कार मुझे मेरे परिवार ने दिए और मैं भी अपने बाबूजी की लाइन पे ही अग्रसर हूँ। हमारा सिर्फ एक ही मत है, हमें ना कोई पद चाहिए, हमें ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है कि इस देश से जिस तरह का यहाँ पे अपीजमेंट किया जा रहा है, माइनॉरिटी अपीजमेंट किया जा रहा है और जिस तरह से इस देश में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, वो बंद हो और ये देश हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट। कोर्ट में उसको चुनौती दी है। इसमें केंद्र सरकार का नोटिस जारी हो चुका है, अभी तक कोई उसमें केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया है और इसकी अगली सुनवाई 5 अप्रैल को नियत है और हम लोग सुनवाई का वेट करेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा। अगर केंद्र सरकार इसे स्वतः रिपील कर देता है तो हम सबके लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है, पर अगर नहीं रिपील करता और अपना स्टैंड कोर्ट में नहीं रखता है तो माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इस केस में आगे सुनवाई की जाए और इस एक्ट को ख़त्म किया जाए। अच्छा, इसके साथ ही कुतुब मीनार, ताजमहल को भी लेकर के आप लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं जी। ये किस मामले में? नहीं, केस जो है अपनी गति पकड़ रहा है, अपनी सही दिशा में है। कुतुब मीनार के लिए जो हमने केस दायर किया है वो 24 अप्रैल से डे टू डे सुनवाई के लिए लगा हुआ है, उसमें माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। और ताजमहल के लिए जो सुनवाई होने वाली है वो 12 अप्रैल को होने वाली है, जिसमें हमने कमीशन की दरखास्त दी है और उसमें मैं और मेरे पिताजी आगरा की सिविल कोर्ट में जाके बहस करेंगे और मांग करेंगे कि ताजमहल के सारे कमरों का सर्वेक्षण किया जाए, पूरे ताजमहल की गहन जांच और अध्ययन किया जाए और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए। अच्छा, बुरहानपुर का भी एक मामला है, लंबा समय हो गया वहाँ पर दंगे हुए थे, उसके बाद से अभी तक एक समुदाय विशेष की जो दुकानें तोड़ी गई थी उनको कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, बुरहानपुर में जो 2008 में दंगे हुए थे और वहाँ पे जो 15 से 16 ऐसी दुकानें हैं जो सिंधी समाज की थी, उनको 2008 में दंगों में जला दिया गया था, पर आज तक उनको रेस्टोर नहीं किया गया है। तो मेरी माननीय पालीवाल जी से इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और अगर वो पीड़ित परिवार मुझे संपर्क करेगा तो उनको हर तरह की लीगल हेल्प देने का काम हम करेंगे। यहाँ पे जो जामा मस्जिद है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके अध्ययन मैं और मेरी लीगल टीम कर रही है, करेगी। माननीय पालीवाल जी से चर्चा हुई, उन्होंने इसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी और यहाँ के लोकल लोगों से भी मैं ये आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि हमें इसके लिए तथ्य और मटीरियल दें और अगर ऐसे मटीरियल और ऐसी एविडेंसेस मिलती हैं तो इस पर हम लीगल केसेस फाइल करेंगे। शाला का विवाद भी लंबे समय से आप इसके बारे में जानते हैं। गौशाला के ऊपर हमने केस फाइल किया है माननीय इंदौर हाई कोर्ट में। इसकी अगली सुनवाई मई में नियत है और इसमें इंदौर हाई कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है और मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूँ। उस आदेश के तहत गौशाला में मंगलवार को हिंदू समाज के लोगों को इजाज़त दी गई है पूजा करने की और उसी जगह पे फ्राइडे को मुसलमानों को इजाज़त दी गई है नमाज़ पढ़ने की। तो ये ऑर्डर अपने आप में इलीगल है, गलत है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 का वायलेशन है। बिना धार्मिक स्वरूप तय किए हुए वहाँ पे एएसआई ने ये ऑर्डर पास किया है, इसलिए भोजशाला के ऊपर हमने 50-60 फोटोग्राफ लगाते हुए ये केस फाइल किया है। और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसी घटनाएं मिल रही हैं कि जब भी वहाँ पे इस्लाम और मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जो मंदिर के अंदर प्रूफ्स हैं, जो संस्कृत की ऋचाएँ हैं उसको मिटाते हैं। जो वहाँ पे हवन कुंड है उसमें थूका जाता है और जहाँ पे वाघ देवी का ओरिजिनल स्थान था वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। और आज भी माँ वाघ देवी की जो मूर्ति है वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसके प्रूफ्स और प्रमाण
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा है, तो हमने ये मांग की है कि वो मूर्ति वहाँ से मंगाई जाए और यहाँ पे स्थापित की जाए। और इस शर्त पे मूर्ति नहीं आ पा रही है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम मूर्ति आपको तब देंगे जब आप ये लिख के दें कि आप इसको माँ के ओरिजिनल स्थान पे स्थापित करेंगे। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के माध्यम से रखी हैं, कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी किया है और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। एसआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, जैसे ही एसआई जवाब दे देगा तो उस केस में भी हम आगे प्रोसीड करेंगे।